Good morning, guys. Good morning. A very good morning to all of you. Good morning, Shlagna, Manju. A very good morning. तो सेशन में आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए. ओके. सो एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? एक बार मुझे पहले कंफर्म करना भाई. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में, और मैंने दो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे करने को. एक क्वेश्चन था सीरीज के ऊपर बेस्ड. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है, चलिए. तो बात कर लेते हैं लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे उसके बारे में. पहले तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस का जो सीरीज है, इन नेक्स्ट वीक भी आपका कंटिन्यू रहेगा. तो आप लोग सुबह 11 बजे यहाँ पे लाइव आ जाएगा. ठीक है, ओके. ये सीरीज का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, तो इसका क्या आंसर किया आप लोगों ने, जरा मुझे फटाफट से बताइए. वो कमेंट सेक्शन में बहुत से स्टूडेंट ने आंसर किया है. सीरीज क्या है? 512, 49, 216 एंड 25. यानी कि ये नंबर्स को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये नंबर्स क्या है? या तो किसी नंबर का स्क्वायर है या किसी नंबर का क्यूब बन रहा है. राइट. तो देखो, अगर 49 में आपसे पूछूं व्हाट इज 49, तो आप बोलोगे 49 इज 7 का स्क्वायर. 25, 25 इज 5 का स्क्वायर. ऑप्शन नंबर सी. ओके, चलिए. 216 का मतलब 6 क्यूब. 216 का मतलब क्या होता है? 6 का क्यूब. दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7. तो ये क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी 8 क्यूब. तो 8 क्यूब इज 512. राइट. अगर ऐसा है तो भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए? दिस शुड बी 4 क्यूब. पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, स्क्वायर, फिर क्यूब. इस तरह से अल्टरनेट स्क्वायर क्यूब का सीरीज चल रहा है. दिस मस्ट बी 64. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पावर सीरीज. पावर सीरीज. ठीक है, चलो. तो ये समझ में आ गया. ये क्वेश्चन दिया था मैंने. और एक क्वेश्चन है ये. इसमें हमसे कह रहा है 81 टू दी पावर 1/3 इंटू 81 टू दी पावर 1/9 इंटू 81 टू दी पावर 1/27. इस तरह से ये इनफाइनाइट सीरीज चल रही है. दिस इज अप टू इनफाइनाइट. राइट. तो हमसे कह रहा है अप टू इनफाइनाइट टर्म विल बी इक्वल टू, यानी कि से जो इनफाइनाइट सीरीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा. एक तरह से एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर ही ये बेस्ड क्वेश्चन है. 81 की पावर 1/3, 81 की पावर 1/9, इस तरह से अप टू इनफाइनाइट. ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2. ओके, देखो. अगर इसको ध्यान से देखा जाए, दिस विल बी 81. आपको पता है, अगर बेस अगर सेम होता है, बेस अगर मेरा सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है. यू नो दैट. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 81 टू दी पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81 अप टू इनफाइनाइट. ये भी कहां तक होगा? अप टू इनफाइनाइट टर्म्स. राइट. नाउ ये इनफाइनाइट जो सीरीज आपको दिख रही है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्या बोलते हैं इसको? जीपी या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? जैसे कि मैं आपसे कहता हूं 3, इस तरह का जो सीरीज होता है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. यानी कि रेशियो जिसका जो रेशियो है वो अगर थ्रू आउट द सीरीज सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब रेशियो क्या होता है? जैसे कि 9 है, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं इसके लास्ट टर्म से, यानी कि 3 से, तो दिस विल बी
3। सिमिलरली 27 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसके प्रीवियस टर्म से यानी कि 9 से, दिस विल बी 3। दिस इज कॉल्ड द रेशियो। ये जो रेशियो है ना थ्रू आउट द सीरीज अगर सेम रहता है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यही ऐसा सीरीज बन रहा है। देखो 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, you will get 1/3. Similarly 1/27 divided by 1/9, you will get 1/3. ये थ्रू आउट द सीरीज जो रेशियो है दैट विल सेम, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर इनफाइनाइट सीरीज बनाता है उसके लिए फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला? a प्लस वन माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। यानी कि दिस विल बी 81 टू द पावर दिस। यहाँ पे a क्या होता है? a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज, व्हाट इज r? ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं r, यानी कि कॉमन रेशियो, राइट। दिस विल बी 1/3, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। तब तक आप इसको सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ। चलो किया सॉल्व। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो r का वैल्यू क्या लगाओगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r विल बी 1/3 एंड a विल बी 1/3, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज 81 टू द पावर, a का वैल्यू है 1/3 अपॉन 1 माइनस r का वैल्यू है 1/3। when you will solve this equation, what you will get? 1/3 upon 3, and this will be 3 minus 1, like this, and this will be 81 to the power 1/3 into 3/2, like this। ठीक है, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और 81 का मतलब 9 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको इस तरह से, और इनटू में क्या है 1/2, यानी दिस विल बी 9, दिस विल बी 9, दैट विल बी ऑप्शन नंबर। क्रिस्टल क्लियर? तो एक तरह से क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, उसको आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दैट इज a अपॉन 1 माइनस r। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्रिस्टल क्लियर? चलो एक बार देख लो फुल स्क्रीन पे जैसे सके। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टेक योर टाइम और इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्या टेस्ट हैज 20 क्वेश्चंस वर्थ 100 मार्क्स इन टोटल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस हर एक क्वेश्चन का नंबर कितना है, यानी कि हर एक क्वेश्चन की मार्किंग आउट ऑफ 3 मार्क्स से होती है। एंड ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस that worth 11 marks each. How many multiple choice question does the exam? You have to find the number of MCQs. Correct.
ऑप्शन नंबर बी, ओके। और बताइए भाई, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एमसीक्यू। बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन बी, ओके। देखो, हमसे कह रहा है देर आर 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर है, राइट। तो कह रहे देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास, या तो 3 मार्क्स वाले जिसको एमसीक्यू बोल रहे हैं, और 100 मार्क्स वाले जो कि 11 मार्क्स वाले जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो देखो हमसे कह रहा है एमसीक्यू कितने हैं। तो लेट्स से द एमसीक्यूज आर एक्स, एक्स नंबर ऑफ एमसीक्यू है हमारे पास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने, एक्स। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलता है। तो दिस विल बी द टोटल मार्क्स दैट वी विल गेट फॉर द एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज के लिए टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास 3x, राइट। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है दैट विल बी 11, 20 माइनस एक्स, क्योंकि 20 क्वेश्चन है। अगर x नंबर ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू है, बाकी के रिमेनिंग 20 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। दैट विल बी ऑल इक्वल टू 100। ये किसके बराबर होने चाहिए, 100 के। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, यू विल गेट द नंबर ऑफ एमसीक्यूज। So this will be 50, that is ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो एमसीक्यूज कितने होने चाहिए भाई, 15 होने चाहिए। क्या इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन को हम किसी और तरीके से कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। इसको हम एलिगेशन मेथड से ट्राई करते हैं। कैसे, देखो एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि 11 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मिलाया गया, तो एवरेज कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन बने। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स पर क्वेश्चन। अगर एवरेज मार्क्स पर क्वेश्चन निकालूंगा तो टोटल कितने मार्क्स है, 100 मार्क्स का पेपर है, और टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। यानी कुल मिला के अगर एवरेज देखा जाए तो 5 मार्क्स पर क्वेश्चन हो जाएगा। दिस विल बी 5 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो 11 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 6। दिख रहा है स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। 5 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 2। दिस विल बी 3:1। यानी कि जो मार्क्स है, जो क्वेश्चंस है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 3:1। यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो, और जो 11 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो, उनके बीच का जो क्वेश्चन का रेशियो होगा दैट शुड बी 3:1। यानी कि 3 और 1 कुल मिला के कितने, 4। 4 का मतलब जब 20 क्वेश्चन है तो एक का मतलब 20/4। तो हमको 3 मार्क्स वाले निकालने हैं ना, यानी कि 3 का मतलब 15 क्वेश्चन, इस तरह से। समझ में आ रही है बात, इज इट क्लियर। तो इसको हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड समझ में आ गया ना, या मैं फिर से बताऊं, एक बार बताऊं। ओके, ठीक है।
तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी एलिगेशन से भी कर सकते हो, राइट। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, करिए इसको। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। रिपीट कर दूं क्या उस क्वेश्चन को? चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबको समझ में नहीं आया अभी। मैंने क्या किया, जरा ध्यान से अब देखना। मैंने क्या किया, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन है, एक 3 मार्क्स वाले, एक 11 मार्क्स वाले, राइट। तो एलिगेशन मेथड ये कहता है कि भाई 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 11 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मिलाया गया, तो एवरेज कितने मार्क्स पर क्वेश्चन बना? भाई 100 नंबर का पेपर था और देयर वर 20 क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन का जो एवरेज मार्क्स है दैट इज 5 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो जो एवरेज है उसको हम बीच में रखते हैं कुछ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 11 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और 3 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इनके बीच का रेशियो हमको बताएगा, इनके बीच का रेशियो हमको बताएगा कि किस रेशियो में क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि 3 मार्क्स वाले, दिस इज 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड दिस इज 11 मार्क्स क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 11 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बीच में जो रेशियो है दैट इज 3:1। अगर दोनों को मिला लिया जाए, 3+1 दिस इज 4, दिस इज 4। 4 का मतलब क्या? 20 क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20। 4 is equivalent to 20 questions. 1 will be equivalent to 20/4, यानी कि 1 का मतलब 5 क्वेश्चंस, तो 3 का मतलब 15 क्वेश्चंस। 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन? 15। तो दिस इज द मेथड, राइट। चलो नेक्स्ट करिए इस क्वेश्चन को, टेक योर टाइम। क्वेश्चन समझ में आया ना? देखो हमसे कह रहा है ऑन अ डे सीता टाइप्ड एन essay ऑफ 6,000 वर्ड इन 40 मिनट, यानी कि किसी दिन में वो 6,000 वर्ड का एक कोई ऐसे है उसको टाइप करने में 40 मिनट का समय लगाती है। नेक्स्ट डे शी टाइप द सेम ऐसे विद स्पीड ऑफ 20% फास्टर देन द प्रीवियस डे। अगले दिन वो अपनी स्पीड को 12% से बढ़ा देती है। नेक्स्ट डे वो अपनी स्पीड को 12% से बढ़ा देती है, तो ऑब्वियस सी बात है अब वो कम समय लेगी अगर स्पीड उसकी बढ़ गई है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम शी टुक टू टाइप द ऐसे ऑन द नेक्स्ट डे। सेम अगर 6,000 वर्ड का ऐसे अगर उसे नेक्स्ट डे टाइप करना है तो कितना समय लगेगा? दैट टाइम विल बी लेस देन द प्रीवियस डे, पहले के दिन से कम ही होगा क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई है। 250/7, ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलो मैं आपसे कहता हूं उसकी जो स्पीड है, व्हाट इज हिज स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सीता।
भाई 6000 वर्ड उसको टाइप करने हैं, राइट। तो टाइपिंग स्पीड 6000 वर्ड उसको टाइप करने हैं और 40 मिनट का समय वो लगाती है। तो व्हाट इज वर्ड्स पर मिनट, जो उसकी वर्ड्स पर मिनट की जो स्पीड है दैट इज 150 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, 150 वर्ड टाइप करती है 1 मिनट के अंदर। लेकिन अगले दिन उसकी स्पीड 12% से तेज हो जाती है, राइट। अब उसकी जो स्पीड है, नेक्स्ट जो स्पीड है दैट इज 12% फास्टर। तो उसकी जो नई स्पीड हो जाएगी दैट विल बी 112% ऑफ 150। ये मैंने बहुत बार बताया कि भाई 112% क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो नई स्पीड है वो 12% से बढ़ गई है। तो 100 में 12 को ऐड कर दो यानी कि 112। 112% ऑफ दिस वैल्यू विल बी 168 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, उसकी जो नई स्पीड है दैट इज 168 वर्ड्स पर मिनट। इतने की स्पीड से अगर वो टाइप करती है तो कितना समय उसको लगता है, देखो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हर। कितने वर्ड्स टाइप करने हैं उसको, 6000। उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड इज 168 वर्ड पर मिनट। यू कैन इजिली कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय हर। देखो 6000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 60 × 100, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 6 2 50 यानी कि 250/7, दैट इज द टाइम टेकन बाय हर। इट इज ऑप्शन नंबर। समझ में आ गई बात। crystal clear, okay, चल। So this was the question. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी। दिस इज बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। चलो करिए इसको।
चलिए क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। हमसे कह रहा है इफ ए इज 50% मोर इफिशियंट देन बी, ए की इफिशियंसी बी से 50% ज्यादा है। ए इज 60% लेस इफिशियंट देन बी एंड सी कंबाइंड, यानी कि जो ए की इफिशियंसी है वो कम है, कितनी 60% कम है अगर बी और सी की एक साथ इफिशियंसी को लिया जाए तो बी और सी की कंबाइंड इफिशियंसी से 60% लेस है। देन फाइंड सी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस इफिशियंट देन बी, हमको ये बताना है कि जो सी है उसकी इफिशियंसी बी से कितनी परसेंट ज्यादा या कम है। चलो, यानी कि कुछ इस तरह से कह रहा है ए और बी के बारे में और ए बी और सी के बारे में, कुछ इस तरह से। अब जरा ध्यान से देखिए, हमसे कह रहा है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी एंड ए इज 60% लेस एफिशिएंट देन बी एंड सी टुगेदर। अब एक बात देखिए, अगर मैं मान लेता हूं बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, लेट्स से द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी इज 100। इससे क्या होगा, पहले इस वाली लाइन पे आते हैं, ए इज 60% लेस एफिशिएंट देन बी एंड सी टुगेदर। तो मैं क्या करता हूं, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी को 100 मान लेता हूं, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, इससे 60% कम। 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा, तो 60% का लेस कह रहा है तो दिस विल बी 40। ठीक है, उससे पहले कह रहा था ए इज 50% मोर इफिशियंट देन बी, लेट्स से बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी को एक्स मान लेते हैं। अब कह रहे हैं ए की जो इफिशियंसी है वो 50% कम है बी की इफिशियंसी से, सॉरी 50% ज्यादा कह रहा है ना, ठीक है। चलो, बी की इफिशियंसी अगर एक्स है, एक्स का अगर 150% निकालता हूँ, 150% क्यों, क्योंकि 50% ज्यादा है ना, तो इसका 150% जब मैं निकालूंगा तो वो 40 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मैं बी की इफिशियंसी निकाल सकता हूं, तो दिस विल बी 80/3। तो यहां से बी की इफिशियंसी कितनी है, 80/3। एक चीज समझ में आ गई, ए की इफिशियंसी 40, बी की इफिशियंसी 80/3 और बी प्लस सी की इफिशियंसी 100। तो इसको पहले मैं सही फॉर्म में चेंज कर लेता हूं क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो लेट्स से ए बी एंड बी प्लस सी, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 80/3 है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। लेट्स मल्टीप्लाई बाई 3, जिससे ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे दिस विल बी 120, 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 80, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, यानी कि दिस विल बी 300। इसको जरा सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो दिस विल बी 6:4:50। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर इफिशियंसी, राइट। अब देखो ए और बी की इफिशियंसी ये है, बी और सी की इफिशियंसी ये है, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ सी। देखो बी प्लस सी कितना है, 15 है, इसमें से बी का वैल्यू कितना है, 4। बी का वैल्यू अगर 4 लगाऊंगा तो सी का वैल्यू कितना आएगा, 15 माइनस 4 यानी कि 11। तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 11। अब सवाल ये कह रहा है कि सी की इफिशियंसी कितनी ज्यादा या कम है, कितना परसेंट ज्यादा या कम है बी की इफिशियंसी से। दिस इज सी एंड दिस इज बी। तो सी की इफिशियंसी बी से कितना ज्यादा है, ये 4 है, ये 11 है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो परसेंटेज मोर कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं परसेंटेज मोर। लेस तो नहीं है, क्या है, मोर है। कितना मोर, 7। 7 बाई किससे कंपेयर हो रहा है, बी से, यानी कि 4 इंटू 100। तो दिस विल बी 175%। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें सारा परसेंटेज और इफिशियंसी और रेशियो इन प्रपोर्शन सब कुछ यहाँ पे यूज हो गया है। एक बार इसको देखो भाई और मुझे बताओ। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
क्रिस्टल क्लियर? ओके, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्रिस्टल क्लियर है तो आगे करिए इसको। टेक योर टाइम, 2 मिनट्स, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। चलिए, क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, हमसे कह रहा है राहुल मार्क अप एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि राहुल ने एक आर्टिकल को मार्कअप किया है 40% ऊपर। किससे? कॉस्ट प्राइस से। मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसका जो मार्क प्राइस होगा दैट विल बी 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 140% हो जाएगा, राइट। एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25%, और उसके बाद 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है। अब कह रहा है सेम आर्टिकल ही मार्क्स अप 60% अबव। कह रहा है अगर उसने 40% की जगह 60% अबव मार्क किया होता और उस पर 25% का डिस्काउंट देता, तब कह रहा है देन डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न इन द फॉर्मर केस देन इन द लेटर केस इज what percent of new selling price of article when marked up percentage 60%। अब देखो, यहां पे दो चीजें हो रही हैं। क्या? जब भी प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात करेगा तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये तीनों चीज आएंगी, राइट। तीनों चीज लिखनी पड़ेंगी। अब हमसे कह रहा है जो मार्कअप परसेंट है दैट इज 40%। मार्कअप परसेंट क्या होता है? अगर कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूं 100, यूजुअली हम मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केस में कॉस्ट प्राइस को 100 मान के चलते हैं, ठीक है। अगर मार्कअप बोला गया है 40% ऊपर है, मार्कअप परसेंट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस से जितना ऊपर मैं उस अपने आइटम को मार्क करूंगा दैट इज कॉल्ड मार्कअप परसेंट, राइट। दिस विल बी 140। इसके बाद 25% का डिस्काउंट दिया गया है, 25% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर 140 में 25% का अगर डिस्काउंट मिलेगा तो जो उस आइटम का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 75%। कोई भी आइटम में अगर 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब बाकी का बचा हुआ 75% तो पे करना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू पे 75% वैल्यू ऑफ दिस आइटम, यानी कि दिस विल बी 25 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यानी कि 105।
उसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी दैट विल बी 105। ध्यान से सुनते रहना। उसके बाद कह रहा है कि वही उसी आइटम को, सेम आइटम यानी कि जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, उसको 40 के बदले अगर 60% अबव मार्क करता, यहाँ पे 40% किया है, कह रहा है 40 की जगह 60% अबव मार्क करता, तो यानी कि इसका मार्क प्राइस कितना हो जाता फिर 160। और डिस्काउंट कितना दे रहा है, सेम डिस्काउंट दे रहा है 25% का। सेम 25% का अगर डिस्काउंट देता तो व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस विल बी 75% ऑफ 160, तो दिस विल बी 120। इतना तो हमने कर लिया। अब सवाल क्या है, सवाल यहां से कह रहा है देन डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न इन द फॉर्मर केस। कह रहा है यहां से जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 105 माइनस 100, यानी कि दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम द फॉर्मर केस, दिस इज कॉल्ड फॉर्मर एंड दिस इज कॉल्ड लेटर, दिस इज लेटर केस, दिस इज फॉर्मर। लेटर का मतलब बाद वाला, फॉर्मर का मतलब पहले वाला। कह रहे जो प्रॉफिट अर्न हुआ है पहले वाले केस में, उसका डिफरेंस किसके साथ, किसके साथ, जो लेटर केस यानी कि ये वाला जो केस है, इसमें जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, व्हाट इज द प्रॉफिट 120 माइनस 100 यानी कि 20, इसके बीच का जो डिफरेंस है, देन द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न इन द फॉर्मर केस देन इन द लेटर केस इज, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 15। ये जो डिफरेंस है इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द न्यू सेलिंग प्राइस 120, यानी कि जो डिफरेंस है 15, ये नए सेलिंग प्राइस का, नए सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, ये सवाल कह रहा है। तो दिस विल बी 25/2, दिस विल बी 25/2 यानी कि 12.5%, तो दिस विल बी 12.5%। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसी तरह के क्वेश्चन देखो पूछे भी जाते हैं। समझ में आ गई बात, किस लिए क्लियर, एक बार इसको खुद से देख लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो, इसलिए फिर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़े से थोड़ा सा इसमें सोचना समझना पड़ेगा, थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है बहुत आसान। हाँ उसको ऐसे भी हम कर सकते थे, पहले 25% निकालें और उसके बाद सीधे माइनस करें, ठीक। लेकिन हमने क्या करा, सीधे उसका 75% निकाला।
15:16. Okay, we have to find the ratio of the diagonals. ठीक है, तो देखो हमसे कह रहा है एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज इतना, दो स्क्वायर्स का एरिया हमको दे रखा है इस रेशियो में, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डायगोनल्स। अब देखो डायगोनल की अगर बात करें, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, अगर आपको स्क्वायर पता है, दिस इज स्क्वायर, इसका एरिया कितना है 225, एक दूसरा स्क्वायर है, इसका एरिया है 256, ये रेशियो दे रखा है। तो यू नो दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज द एरिया। मैं मान लेता हूं कि भाई इसका एरिया कितना है 225 है, यूनिट है, और इसका एरिया 256 यूनिट है, तो इसका साइड क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द साइड, साइड विल बी 15 और इसका साइड हो जाएगा 16, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 और 16 का ये स्क्वायर है एक तरह से, और उसके बाद लेट्स से द डायगोनल, व्हाट इज द डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2 टाइम्स ऑफ साइड, साइड का √2 टाइम्स होगा, तो दिस विल बी अंडर √2 into 15 and this will be also under √2 60, this will be 15:16, यानी कि जो रेशियो साइड का होगा स्क्वायर के वही रेशियो इसके डायगोनल का भी होगा, दैट विल बी द सेम। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई जो हमारा जो आईपीएस का जो ऐप है अभी अपग्रेड हुआ है, ठीक है। तो आपको एक दो दिन पहले ये बताया गया था कि जो ऐप है उसको अपग्रेड और सही तरह से काम करने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि वो जो ऐप है, जो नया ऐप है, उसका जो इंटरफेस है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा स्विच करने में 1-2 दिन का समय लगेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1-2 दिन की बात है, तो डोंट वरी, आपको सब कुछ मिल जाए और पहले से भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा ऐप में, राइट। तो दिस वाज ऑप्शन नंबर ए 15:16। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जितना जो रेशियो साइड का होगा स्क्वायर में वही रेशियो डायगोनल का, राइट। तो अगर ये समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम मेंसुरेशन।
बताइए व्हाट शुड बी द आंसर। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? 10√2। ओके लेट्स सी। चल ऑप्शन नंबर, देखो हमसे कह रहा है हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है जो हाइट है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की जिसका वॉल्यूम 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर, वो हाइट इक्वल है किसके? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है उसकी डायगोनल के बराबर है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहले वॉल्यूम अगर दे रखा है तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से पहले मैं हाइट निकाल लेता हूँ। हाइट निकालने से क्या होगा, मुझे स्क्वायर का डायगोनल मिल जाएगा क्योंकि वो दोनों बराबर है कह रहा है। वॉल्यूम इज 500 पाई एंड रेडियस इज 10। वी कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ हाइट। तो दिस विल बी 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो हाइट विल बी 5 सेंटीमीटर। हाइट अगर 5 है दिस विल बी इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। देन व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर निकालने से पहले स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या होता है? √2 टाइम्स ऑफ साइड, दैट विल बी इक्वल टू 5। डायगोनल के बराबर होगा तो साइड विल बी 5/√2। ठीक है, दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। एंड व्हाट इज द पैरामीटर? पैरामीटर इज 4 टाइम्स ऑफ साइड, 4 टाइम्स ऑफ साइड यानी कि 4 इंटू 5/√2। तो दिस विल बी 2√2 इंटू 5 यानी कि 10/√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे आज के, खासकर ये वाले क्वेश्चन, ये वाला। तो एक बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर योर होमवर्क। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 फॉर योर होमवर्क। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। एक क्वेश्चन ये और एक, ठीक है, ये मेंसुरेशन का सवाल है और ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का। ठीक है, तो फिर अब हम लोग मिलते हैं मंडे को। मंडे से इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे जिसमें क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। डेली हम अगर 10 क्वेश्चन भी करेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, और कंसिस्टेंसी के साथ हम लोगों को करना है टिल योर एग्जाम्स, राइट। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को। तो जो भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। और अपकमिंग लेक्चर्स में आपको और क्या चाहिए और क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है, किस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए, वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा, राइट। तो साथ ही साथ जो, ओके ठीक है, चलिए ठीक है फिर। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और साथ ही साथ बाकी के पार्ट्स में भी ध्यान दो, यानी कि पार्ट बी और पार्ट सी में भी, क्योंकि वो मेन आपका सब्जेक्ट है, मेन कोर सब्जेक्ट है। बाकी जनरल एप्टीट्यूड से आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो कर ही लो, यानी कम से कम 20 में से
10 क्वेश्चन तो कर ही लोगे मिनिमम, बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार भी बहुत से स्टूडेंट्स कम से कम 10 क्वेश्चन तो करके आए। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुलग्ना, थैंक यू मंजू, महिमा, एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलो, हैप्पी लर्निंग।